जरा कल्पना कीजिए, आप एक सुबह सोकर उठते हैं और आपको अचानक पता चलता है कि जिस भाषा में आपने बोलना सीखा, जिसमें आप सपने देखते हैं, उस पर रातों रात बैन लगा दिया गया है। मतलब जिसे हम हमेशा एकदम हल्के में लेते हैं, उसे बोलना अब एक जुर्म हो गया है। इतिहास में ना फ्रांस और जर्मनी के बॉर्डर पे बसे अल्सास और लोरेन इलाके ने इस दर्द को सच में झेला है, जब सत्ता बदलने के साथ साथ उनकी जबान भी उनसे जबरन छीन ली गई। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी ही ऐतिहासिक और दिल को छू लेने वाली कहानी में गोता लगाने वाले हैं। ये कहानी हमें बताती है कि जब अपनी सांस्कृतिक पहचान छिन जाती है तो वो कितना गहरा सदमा होता है। मेरा फ्रेंच का अंतिम पाठ। ये महज एक वाक्य नहीं है। इसके अंदर जो पीड़ा छुपी है ना, वो सच में आपको झकझोर कर रख देगी। जरा सोचिए, जब किसी समाज से उसकी मातृभाषा छीन ली जाती है तो वो सिर्फ कुछ शब्द नहीं खोता, वो अपना पूरा इतिहास, अपना गर्व और अपनी आज़ादी की बुनियाद ही खो देता है। आज हम इसी सदमे को एक छोटे से फ्रांसीसी गांव और एक नन्हे से छात्र फ्रांस की नज़रों से समझेंगे। तो चलिए इस कहानी के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। भाग एक, एक असामान्य और शांत सुबह है। हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी सुबह से जो होनी तो बिल्कुल आम चाहिए थी, पर थी नहीं। फ्रांस उस दिन स्कूल के लिए वैसे ही काफी लेट हो चुका था। ऊपर से उसे पार्टिसिपल्स के रूल याद नहीं थे, तो उसे टीचर की डांट का भयंकर डर सता रहा था। बाहर मौसम एकदम सुहाना था, पक्षी चहचहा रहे थे और पास के मैदान में प्रूशियन सैनिक अपनी ड्रिल कर रहे थे। एक बच्चे के लिए तो ये सब ग्रामर से कहीं ज्यादा मजेदार था ना, पर फिर भी उसने खुद को रोका और स्कूल की तरफ भागने लगा। रास्ते में उसने देखा कि टाउन हॉल के नोटिस बोर्ड के पास एक अजीब सी भीड़ जमा थी। पिछले 2 सालों से सारी मनहूस खबरें, चाहे वो युद्ध में हार हो या सेना के आदेश, यहीं से तो आई थी। खैर, जब वो भागता हुआ स्कूल पहुंचा तो वहां के माहौल ने फ्रांस को अंदर तक डरा दिया। आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता था ना, तो इतनी चीख पुकार और डेस्क खिसकाने का शोर होता था जो बाहर सड़क तक साफ सुनाई देता था। बच्चे कानों पर हाथ रखकर जोर जोर से अपना पाठ रटते थे। लेकिन उस आखिरी सुबह एकदम खामोशी थी, बिल्कुल किसी संडे की सुबह जैसी। नीरव शांति, कोई शोर शराबा नहीं। और तो और उसके सख्त टीचर श्रीमान हैमल मेज पर अपना रूलर पीटने के बजाय उसे बाह में दबाए चुपचाप क्लास में टहल रहे थे। उन्होंने अपनी वो स्पेशल चेकिंग वाली ड्रेस पहन रखी थी, हरा कोट, झालरदार टाई और वो रेशमी काली टोपी। लेकिन सबसे अजीब बात क्या थी पता है? पीछे की जो बेंच हमेशा खाली रहती थी, वहां आज गांव के बड़े बुजुर्ग, पूर्व मेयर और डाकिया बिल्कुल चुपचाप और उदास चेहरे लिए बैठे थे। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर। भाग 2, बर्लिन का मनहूस आदेश। ये जो खामोशी थी ना, ये किसी बहुत बड़े तूफान के आने से पहले वाली शांति थी। पूरी क्लास में एक अनजानी सी घबराहट तैर रही थी। तभी श्रीमान हैमल अपनी कुर्सी से उठे और भारी आवाज में एक ऐसी बात कही जिसने पल भर में दुनिया बदल कर रख दी। उन्होंने कहा, मेरे बच्चों, ये आखिरी पाठ है जो मैं पढ़ा रहा हूं। बर्लिन से आदेश आया है कि अब अल्सास और लोरेन के स्कूलों में सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। कल नए शिक्षक आ रहे हैं। ये सुनते ही फ्रांस को लगा जैसे किसी ने उसे जोर का झटका दिया हो। मेरा फ्रेंच का अंतिम पाठ। अचानक उसे एहसास हुआ कि अरे, उसे तो अभी ठीक से फ्रेंच लिखनी भी नहीं आती, और अब उसे ये भाषा सीखने का मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। अब हम कहानी के तीसरे और शायद सबसे गहरे हिस्से पर हैं। भाग 3, अपराध बोध और गहरा पछतावा। ये कितनी अजीब बात है ना कि एक ही झटके में जो इतिहास और ग्रामर की किताबें कुछ पल पहले फ्रांस को एकदम बोरिंग और भारी लगती थीं, वो अचानक उसे अपने बिछड़ते हुए पुराने दोस्तों जैसी लगने लगीं। और इसके साथ ही शुरू हुआ एक बहुत गहरा, चुभने वाला पछतावा। लेकिन श्रीमान हैमल ने इस चीज के लिए सिर्फ फ्रांस को नहीं कोसा, उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से इस अपराध बोध को पूरे समाज के साथ बांटा। उन्होंने बताया कि कैसे माता पिता ने पढ़ाई से ज्यादा अहमियत चंद पैसों को दी और बच्चों को खेतों में काम करने भेज दिया। खुद श्रीमान हैमल ने माना कि कई बार उन्होंने भी बच्चों को पढ़ाने के बजाय अपने पौधों को पानी देने के लिए कह दिया या फिर मछली पकड़ने जाने के लिए छुट्टी दे दी। और बच्चों ने भी तो चिड़ियों के घोंसले ढूंढने को पढ़ाई से ज्यादा जरूरी समझा था। सच कहूं तो ये कहानी हमें इंसानों की एक बहुत ही आम सी कमजोरी का आईना दिखाती है। अरे अभी तो बहुत समय है, मैं कल पढ़ लूंगा। हम आज का काम कल पे टाल देते हैं, है ना? ये वो झूठ है जो हम हर रोज खुद से बोलते हैं। और अल्सास के लोगों के लिए वो कल कभी आया ही नहीं। अब बाहर वाले उन पर हंस सकते थे कि तुम कैसे फ्रांसीसी हो जिन्हें अपनी ही मातृभाषा न लिखनी आती है न पढ़नी। समय मुट्ठी से रेत की तरह फिसल चुका था और पीछे रह गया था तो सिर्फ एक भारी, कभी न खत्म होने वाला पछतावा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस कहानी की थीम को गहराई से समझते हैं। भाग 4, मातृभाषा, आजादी की कुंजी।
इसी भारी मन और दुख के बीच क्लास का फोकस भाषा की ताकत और उसकी सुंदरता की ओर गया। श्रीमान हैमल ने बहुत ही जज्बाती होकर कहा कि फ्रेंच दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे साफ और सबसे लॉजिकल भाषा है। और फिर उन्होंने जो बात कही वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। उन्होंने कहा, जब कोई समुदाय गुलाम बन जाता है तो उनके लिए उस गुलामी से आज़ादी की एकमात्र चाबी उनकी अपनी भाषा ही होती है। बिल्कुल सही बात है। भाषा ही तो वो धागा है जो एक समुदाय को आपस में जोड़कर रखती है और उन्हें आज़ादी का रास्ता दिखाती है। इसके बाद जब राइटिंग का लेसन शुरू हुआ तो क्लास का जो नज़ारा था वो सच में देखने लायक था। श्रीमान हैमल ने उस दिन बच्चों के लिए नई कॉपियां तैयार की थी जिन पर बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखा था फ्रांस अल्सास, फ्रांस अल्सास। वो शब्द ना डेस्कों पर रखे छोटे छोटे झंडों की तरह लहराते हुए महसूस हो रहे थे। कमरे में इतना भयंकर सन्नाटा था कि सिर्फ कागज पर पेन के चलने की स्क्रैच स्क्रैच आवाज आ रही थी। बच्चे इतने मग्न थे कि जब कुछ कीड़े उड़कर क्लास में आए तो किसी ने उनकी तरफ देखा तक नहीं। वो छोटे बच्चे भी बस अपनी लकीरें खींचने में ऐसे जुटे थे मानो वो भी उस गहरे सन्नाटे का ही हिस्सा हों। और उसी गहरे सन्नाटे के बीच बाहर छत पर कुछ कबूतर बहुत ही धीमी आवाज में घुटरुगू कर रहे थे। उन्हें सुनकर नन्हे फ्रांस के दिमाग में एक बहुत ही मासूम लेकिन अंदर तक हिला देने वाला ख्याल आया। उसने सोचा, क्या ये प्रुशियन लोग इन कबूतरों को भी जर्मन में गाने के लिए मजबूर करेंगे? जरा सोचिए। ये सवाल भले ही एक छोटे बच्चे का था, लेकिन ये साम्राज्यवाद के खोखलेपन पर कितनी करारी चोट है। सत्ता इंसान पर तो पाबंदियां लगा सकती है, लेकिन प्रकृति और इंसान की आत्मा को उसे वो कभी गुलाम नहीं बना सकती। और अब हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं, भाग 5, अंतिम पाठ और विदाई। तो आइए देखते हैं कि ये मार्मिक कहानी अपने अंत तक कैसे पहुंचती है। क्लास के आखिर में जब छोटे बच्चों ने ABCD पढ़ना शुरू किया तो एक बड़ा ही भावुक नज़ारा देखने को मिला। पीछे बैठे उस वृद्ध हौसर ने अपना चश्मा पहन लिया था और वो अपनी पुरानी फटी सी किताब को दोनों हाथों में पकड़े बच्चों के साथ साथ बा, बे, बी, बो दोहरा रहे थे। उनकी आवाज़ भावनाओं से, आंसुओं से कांप रही थी। सच में ये दृश्य जितना अजीब लग रहा था उतना ही रुला देने वाला भी था। ऐसा लग रहा था मानो पूरा गांव उस अंतिम पल को अपने अंदर समेट लेना चाहता हो। और हमारे शिक्षक श्रीमान हैमल, वे बस अपनी कुर्सी पर बिल्कुल सुन्न होकर बैठे थे। उनकी नजरें कमरे की हर एक चीज को बिना पलक झपकाए निहार रही थीं, जैसे वो स्कूल के हर एक कोने को हमेशा के लिए अपनी यादों में बसा लेना चाहते हों। पूरे 40 सालों से वे उसी जगह पर थे। वही पुरानी क्लास, वही घिसे हुए डेस्क, बाहर वो अखरोट का पेड़ और वो हॉप की बेल जो अब छत तक पहुंच गई थीं। और ठीक उसी वक्त उस गहरे सन्नाटे को चीरती हुई ऊपर के कमरे से उनकी बहन के ट्रंक पैक करने की आवाजें आ रही थीं, क्योंकि अगले ही दिन उन्हें ये देश छोड़कर हमेशा के लिए जाना था। लेकिन देखिए, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। देखते ही देखते चर्च की घड़ी में दोपहर के 12 बज गए। फिर एंजेलिस की प्रार्थना की आवाज गूंजी और ठीक उसी सेकंड खिड़की के बाहर से प्रूशियन सैनिकों के ट्रम्पेट की तेज आवाज आने लगी जो अपनी ड्रिल से लौट रहे थे। ये आवाज एक बहुत बड़ा प्रतीक थी। ये इस बात का आखिरी ऐलान था कि अब सब कुछ हमेशा के लिए बदल चुका है। आज़ाद फ्रांस का समय अब खत्म हो चुका था। वो ट्रम्पेट की आवाज सुनते ही श्रीमान हैमल अपनी कुर्सी से उठ खड़े हुए। उनका चेहरा एकदम सफेद, बिल्कुल पीला पड़ गया था। उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की, मेरे मित्रों, मैं, लेकिन उनके शब्द गले में ही अटक कर रह गए। दुख और जज्बातों के इस तूफान ने उन्हें इतना निश्शब्द कर दिया था कि वो अपना आखिरी वाक्य भी पूरा नहीं कर पाए। और फिर जब उनकी आवाज ने उनका साथ छोड़ दिया तो उन्होंने चौक का एक टुकड़ा उठाया, ब्लैकबोर्ड की तरफ घूमे और अपनी बची खुची पूरी ताकत लगाकर जितने बड़े अक्षरों में वो लिख सकते थे उन्होंने लिखा, फ्रांस जिंदाबाद। इसके बाद वे बिना कोई शब्द बोले बस अपना सिर दीवार से टिका कर खड़े हो गए और अपने हाथ से धीरे से इशारा किया, बस हो गया, अब आप लोग जा सकते हैं। ये कहानी खत्म तो हो जाती है, लेकिन हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हम भी अपनी संस्कृति, अपनी भाषा और अपनी पहचान को यूं ही हल्के में ले रहे हैं? अगर कल को वक्त हाथ से निकल गया तो क्या हमारे पास भी इस पछतावे के अलावा कुछ बचेगा? आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी और एक नए विषय के साथ।